So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में जो जो बातें हमने करी हैं उनको ही करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में भी बोर्ड एग्जाम के परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बातें रहने वाली हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आज की क्लास में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को मैं आपके सामने रखूंगा और उनके आंसर्स आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये भी बातें करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए आप सब लोग अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो जो बच्चे बैठे नहीं हैं अपनी सीट्स पर आ जाइए, जो बच्चे बैठ चुके हैं कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या आप सभी को ये चित्र दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? कोई बताएगा ये क्या चीज है? कोई भी बच्चा हाथ खड़े होकर बताए कि ये क्या चीज है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बारे में कुछ भी बात बता सकते हैं तो बताएं। इसको पता है इसे क्या कहते हैं, इसके क्या काम करते हैं, आपने इसको कहाँ देखा है? चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे इसे हम कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि चुंबक। मैग्नेट यानी कि चुंबक। और चुंबक को आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं ये बात करूं ये कौन सा चुंबक है, ये कौन सा चुंबक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है। ये एक छड़ चुंबक है ना। ये कौन सा चुंबक है? ये एक छड़ चुंबक है। चलिए चुंबकों के बारे में बात करते हैं। चुंबकों के बारे में बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको जो याद होंगे, ठीक है, उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं और फिर आगे की बातों को आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, इस चुंबक में आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखो इधर एक S लिखा हुआ है, इधर एक N लिखा, इसमें N नीचे लिखा हुआ है, S ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस चुंबक में आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर N लिखा हुआ है, नीचे S लिखा हुआ है, यहाँ पर N लिखा हुआ है, ऊपर S लिखा हुआ है, मतलब कि अपोजिट आपको दिख रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। इसके हम क्या कहते हैं? इसे हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं भाई? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। लिखेंगे सभी इन बातों को। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बच्चों? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक ध्रुव को हम N से निरूपित करते हैं, इसे हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। एक को हम S से निरूपित करते हैं, इसे हम साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऐसा ही इसमें भी देखिए, इसमें भी N लिखा हुआ है और इसमें भी S लिखा हुआ है। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट, उत्तरी ध्रुव। पहला ध्रुव कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल N लिखा होगा। जहां N लिखा होगा वो आपका नॉर्थ पोल है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। जहां S लिखा होगा वो कौन सा ध्रुव है भाई? वो है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल S। और कुछ इस चुंबक के बारे में? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि चुंबक के साथ हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना देखी है। आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना देखी है। आकर्षण मतलब
आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, एंड प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन। कोई बच्चा मुझे ये बताए कि कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है। हाथ खड़े करें। आकर्षण तब होता है, अट्रैक्शन तब होता है जब चुंबक के ध्रुव विजातीय होते हैं, यानी कि अनलाइक पोल्स होते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ कि जैसे एक ध्रुव अगर नॉर्थ है तो दूसरा ध्रुव साउथ हो, एक ध्रुव अगर नॉर्थ है तो दूसरा ध्रुव साउथ हो, ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और प्रतिकर्षण तब है जब सजातीय ध्रुव होते हैं, जब सजातीय ध्रुव होते हैं या फिर समान ध्रुव होते हैं, लाइक पोल्स। मतलब कि अगर मैं नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल को रख दूं तो ये इसको दूर धकेलेंगे, ये इसको क्या करेंगे? दूर धकेलेंगे। लेकिन मैं अगर नॉर्थ के सामने साउथ पोल रखूं तो ये एक दूसरे की तरफ इसको खींचते हैं। यहां पर आकर्षण हमको देखने को मिलता है। अच्छा, आप में से ये बताओ कितने बच्चों ने चुंबक को देखा है? जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चों ने चुंबक को देखा है? ठीक है, गुड। हाथ नीचे। कितने बच्चों ने चुंबक के साथ खेला है? जरा ये बताओ, कितने बच्चों ने चुंबक के साथ खेला है? सबने खेला है ना? ठीक है, हाथ नीचे। अब ये बताओ कि चुंबक हमको कहां मिलता है? कौन बताएगा? चुंबक हमको कहां मिलता है? कहां कहां देखने को मिलता है? कौन बताएगा? जरा हाथ खड़े करो। कोई बता सकता है? ओके, चलिए मैं बताता हूं। चुंबक आपको देखने को मिलता है टीवी, स्पीकर, है ना? इनमें ही तो चुंबक हमको देखने को मिलता है। तो टीवी, स्पीकर में जो है चुंबक ये लगा होता है। यहां तक कितनों को बात समझ में आ गई? चुंबक से रिलेटेड कितनी बातें आपको समझ में आई? जरा हाथ खड़े करना। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया सबने? नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़े करो। ठीक है, हाथ नीचे। ठीक है, अब आते हैं आगे। हम ये बात पढ़ क्यों रहे हैं? चुंबक तो हमारे क्लास में है ही नहीं, 10th में तो हमको चुंबक पढ़ना ही नहीं है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? 10वीं क्लास में हमारे पास चुंबक नाम का कोई चैप्टर नहीं है, पर हम चुंबक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर है, ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखेंगे जरा सभी बच्चे चैप्टर का नाम, आपके बुक का पाठ 13 है। देखिए बच्चों, विद्युत धारा होती है जो, उसके काफी सारे प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के काफी सारे प्रभाव होते हैं। इसका ऊष्मीय प्रभाव हमको देखने को मिलता है, इसका चुंबकीय प्रभाव हमको देखने को मिलता है, इसका रासायनिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ये 2 प्रभाव लिखे हैं। ऊष्मीय प्रभाव को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चुंबकीय प्रभाव को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रासायनिक प्रभाव को आप आगे की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा मतलब है कि हम चैप्टर में चुंबक की बात करने वाले हैं, इसीलिए तो हम अभी तक चुंबक को पढ़ रहे थे। ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? ये चैप्टर की जो शुरुआत होती है, बड़े ध्यान से सुनना, अभी लिखना कुछ नहीं है, अपनी कॉपी वगैरह बंद कर लो, सिर्फ मेरी बात को सुनो। कहानी की तरह, जैसे कहानी सुनते हैं ना, ऐसे सुनो। एक साइंटिस्ट थे, एक व्यक्ति थे, ठीक है? एक व्यक्ति थे
जिनका नाम था ऑरस्टेड। क्या नाम था इनका? ऑरस्टेड। नाम याद रखना, ठीक है। पूरा नाम था इनका हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने क्या करा? ऑरस्टेड एक बार अपनी जो लैब है, इनकी अपनी प्रयोगशाला है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किसके साथ? विद्युत परिपथ के साथ, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ। तो ये सर्किट बना रहे थे और उनसे रिलेटेड कुछ ये रिसर्च कर रहे थे, कुछ ये प्रैक्टिकल कर रहे थे। जब ये प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने जो विद्युत परिपथ बना रखा था, उसके सामने एक दिक् सूचक सुई रखी हुई थी। क्या रखा होता भाई? दिक् सूचक सुई। फिर से बोल रहा हूं, दिक् सूचक सुई। अब आप कहेंगे सर दिक् सूचक सुई क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? किस बच्चे को पता है दिक् सूचक सुई किसे कहते हैं? जरा हाथ खड़े करें। तो दिक् सूचक सुई क्या करती है? दिक् सूचक सुई मैं आपको बताता हूं। एक इस प्रकार की सुई होती है, एक ऐसी सुई होती है, और इसमें हमारे पास ऐसे एक तीर बना होता है, इस टाइप से, ठीक है। एक तीर बना होता है। बेसिकली ये सुई जो है मूव करती है, हिलती है। कब हिलती है? जब इसके आसपास चुंबक रखा होता है। जब इसके आसपास चुंबक रखा होता है तो ये सुई हिलती है। अब क्या हुआ, जब ओरस्टेड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि वो सामने क्या रखी हुई है, ये सुई रखी हुई है, ठीक है। सामने उनको नहीं पता था ये सुई रखी हुई है, दिक्सूचक सुई रखी हुई है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ये स्विच को ऑन करा, ये बेसिकली है क्या, इसको समझो जरा एक बार। ये इन्होंने एक बैटरी लगा रखी है, ये तार है, काले रंग की तार है, ये एमीटर लगा रखा है, ये एक प्रतिरोध लगा रखा है, ये तार है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा कुंजी स्विच। और जैसे ही इन्होंने स्विच को ऑन करा वैसे ही परिपथ में धारा बहने लगी, और जैसे ही इन्होंने स्विच को ऑन करा वैसे ही सामने जो दिक् सूची थी, इसकी सुई में विक्षेप हुआ। इसकी सुई में क्या हुआ? विक्षेप। मतलब ये सुई हिली, मूव करी। और मूव मैंने बताया कब करेगी ये? जब चुंबक होगा सामने पर। तो अब ओरस्टेड के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सुई क्यों हिली। समझिए बात को। देखो, आपको ना क्या करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता साइंस में, आपको क्वेश्चन पूछना है। अब आप लोग छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर कर देते हो। आपके सामने अगर ये सुई हिलती ना तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता, आप बोलते हिली तो हिली, कोई बात नहीं, मुझे तो अपना एक्सपेरिमेंट से मतलब है। लेकिन ओरस्टेड के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सुई हिली तो हिली क्यों हिली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एक बड़ी बड़ी जो इन्वेंशन है, बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं उनको जन्म देते हैं। अब जैसे आप सोचो, आपने एक कहानी सुनी है। अच्छा जरा बताना कितने बच्चों ने कहानी सुनी है, न्यूटन वाली और सेब वाली? हाथ खड़े करो। न्यूटन की और सेब की कहानी कितने बच्चों ने सुनी है? जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, कुछ ही बच्चों ने सुनी है। जिन्होंने नहीं सुनी है मैं सुना देता हूँ। एक बार हाथ नीचे कर लो। एक बार न्यूटन क्या थे, एक बार न्यूटन बैठे हुए थे किसी एक पार्क में। उनके सामने था एक सेब का पेड़, ठीक है। तो ये न्यूटन बैठे हुए थे और इनके सामने था एक सेब का पेड़। अब जब ये बैठे हुए थे अपनी किताब पढ़ रहे थे, उतनी देर में क्या हुआ, सेब के पेड़ से सेब जो है नीचे जमीन पर गिरा। सेब के पेड़ से सेब जो है नीचे जमीन पर गिरा, ठीक है। यहां से न्यूटन के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सेब जो है सीधा नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने फिर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक्सप्लेन करा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जरा ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, हाथ नीचे। मेरा कहने का मतलब आपको ये था, ओरस्टेड और न्यूटन की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि कई बार जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे सामने होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमारे जो वातावरण में होती हैं, हमारे जो वायुमंडल में होती हैं, हमारे पर्यावरण में होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, वो क्या बन जाती हैं, वही सिद्धांत बन जाती हैं, वही नियम बन जाते हैं। सारे नियम वहीं से आए हैं, क्योंकि ये सभी चीजें भी, हमारी प्रकृति भी जो है, हमारा नेचर भी जो है, इन्हीं सिद्धांत को फॉलो करता है। तो इसीलिए मेरा आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको जो छोटी छोटी चीजें होती है उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग बात करते हैं ओरस्टेड की। तो
ओरस्टेड ने यहाँ पर आप उनके दिमाग में क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया। फिर से समझा देता हूँ क्या प्रैक्टिकल करा इन्होंने। एक इन्होंने विद्युत परिपथ बना रखा था जिसमें इन्होंने जैसे ही स्विच ऑन करा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो परिपथ के सामने एक दिक् सूचक सुई थी जिसमें विक्षेप हुआ और वो ओरस्टेड ने देख लिया। इन्हें पता था कि ये सुई का हिलना मतलब कि आसपास किसी चुंबक का होना है। इनको पता था कि दिक्सूचक की सुई सिर्फ तभी हिलती है जब सामने कोई चुंबक रखा हो। इनके दिमाग में क्वेश्चन आया, चुंबक तो मेरे आसपास कहीं है नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, स्विच को बंद करा, स्विच को ऑफ करा तो धारा बंद हो गई। धारा बंद हो गई तो सुई में जो विक्षेप था वो भी बंद हो गया। अब ये चक्कर आ गए। इन्होंने फिर से क्या करा, फिर से स्विच को ऑन करा और दोबारा से धारा प्रवाहित हुई, दोबारा से सुई में विक्षेप हुआ। तब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि कहीं ना कहीं ये दिक्सूचक की सुई में जो विक्षेप है वो कहां से आया है बच्चों, वो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने से आया है। यानी कि धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। बात समझ में आई? कितने बच्चों को यहां तक समझ में आया? जरा हाथ खड़े करो। नंबर 1, ओरस्टेड के प्रयोग में देखा गया कि किसी धातु के चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर परिपथ के पास रखी दिक्सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये प्रैक्टिकल सभी बच्चे याद रखेंगे। ये आपको क्लास 11th में भी देखने को मिलेगा, 12th में भी देखने को मिलेगा और उससे आगे की क्लासेस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ओरस्टेड के प्रयोग में ओरस्टेड ने देखा जब किसी धातु के चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की तो परिपथ के पास पड़ी जो दिक्सूचक की सुई थी उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इतना लिख दिया? अगर लिख दिया तो हाथ खड़े करो, आगे लिखते हैं फिर। ठीक है, हाथ नीचे। तो जो बच्चे लिख रहे हैं फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो। इसका क्या मतलब हुआ, लिखेंगे अर्थात तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते। चलो, तो कोई भी आपसे पूछे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है तो आप इतनी कहानी उनको सुना देंगे। बात समझ में आ गई? इतनी कहानी आप उनको सुना देंगे। चलो जल्दी से लिखो। अब बच्चों हमें ये बात तो समझ में आ गई कि विद्युत धारा का प्रभाव हमको देखने को मिला,
ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमको देखने को मिला, है ना। परंतु यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से हम एक बात ये कह सकते हैं, अब हमको जो आगे पढ़ना है ये तो हो गया चैप्टर के स्टार्टिंग वाली बात, ठीक है। अतएव विद्युत एवं चुंबकत्व, क्या मतलब हुआ इसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर को रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर कैसे प्रभाव है, बताओ, एक दूसरे से संबंधित प्रभाव है, एक दूसरे से संबंधित है। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बात क्लियर कर दी। अगर विद्युत रहेगा तो चुंबकत्व भी रहेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो मैग्नेटिज्म रहेगा, अगर मैग्नेटिज्म रहेगी तो वाइस वर्सा। हम ये समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हमने क्या किया, हमने आगे इन चीजों को पढ़ा, हमने देखा कि विद्युत और चुंबकत्व किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। आगे की क्लास में मैं आपको बता देता हूं, आप इस पार्ट को अपनी एक सेपरेट बुक में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी जो आपके पास एक चैप्टर है ना, सिर्फ आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 देकर के खत्म कर दी बात को। आगे जाकर के आपको पूरी एक बुक, पूरी एक यूनिट देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपर क्लासेस में, क्लास 11th 12th में। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। तो ये पूरा आपको आगे चल करके एक यूनिट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको साइंस पढ़नी है, इन चीजों को अच्छे से समझना है, तो जो अभी आपको बातें बताई जा रही है उनको आप ध्यान से नोट डाउन करना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, विद्युत एवं चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। इसका उपयोग करके, इसको पढ़ करके हमने क्या क्या चीजें खोज निकाली। देखो, हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, तो हमें उससे फायदा होता है। ये चीज पढ़ के हमें क्या फायदा हुआ, हमने बनाई विद्युत मोटर, हमने बनाई इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है आज की डेट में हमारा क्या काम नहीं करती, बताइए, कहाँ मोटर नहीं होती। मैं जानता हूं सबने ही देखा होगा। और दूसरी चीज हमने क्या बनाई इससे, ये भी सबने देखा होगा। दूसरी चीज हमने इससे बनाई विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये कितने बच्चों ने देखा है, जरा हाथ खड़े करना। इलेक्ट्रिक जनरेटर कितने बच्चों ने देखा है, जरा हाथ खड़े करना। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। तो इस प्रकार के डिवाइसेस हमने किससे बनाए हैं भाई, किससे बनाए हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बनाए हैं, विद्युत और चुंबकत्व को परस्पर संबंधित करके बनाए हैं। दैट मीन्स कि हमको अगर इस चैप्टर में हम चाहते हैं कि विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करती है ये सीखना चाहते हैं, विद्युत जनित्र क्या होता है, किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबक के बारे में, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था चुंबक का। तो वापस चलते हैं चुंबक के ऊपर। पहले चुंबक से रिलेटेड जितनी बातें हमारी हैं उनको करते हैं कंप्लीट, और फिर आएंगे वापस से चैप्टर पर। तो आप समझ गए, काफी सारे बच्चे ये सोच रहे थे स्टार्टिंग में कि चुंबक हमको क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, हमारे तो चैप्टर में है ही नहीं, हमने तो 6th 7th 8th में पढ़ा है। तो यही मेरा आपको मकसद था समझाने का कि चुंबक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए आधी बातें यहाँ पर छोड़ दी थी। अब चुंबक के बारे में और चीजें जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो चुंबक से रिलेटेड और जो चीजें, हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं कि चुंबक क्या होता है, इसमें कितने ध्रुव होते हैं, किस ध्रुव को क्या कहते हैं, ठीक है, और कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, चुंबक हमको कहाँ देखने को मिलता है। चुंबक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, और जहां से एग्जाम में हर बार ही क्वेश्चन आता है, जहां से एग्जाम में लगभग हर बार ही क्वेश्चन आता है, वो है चुंबकीय क्षेत्र। वो है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को समझना है। अब आप ध्यान जो है अपना स्क्रीन पर बना कर रखेंगे। एक चुंबक है बच्चों, एक चुंबक है। इस चुंबक के पास मैं कोई लोहे की वस्तु लाता हूं, सपोज कोई क्या लाता हूं, लोहे की वस्तु लाता हूं। तो लोहे की वस्तु सपोज मैंने यहां पर रखी, देखो ये है लोहे की वस्तु, मैं लोहे की वस्तु बना देता हूं आप लोगों के लिए। सपोज ये हमारे पास क्या है, ये लोहे की वस्तु है,
ठीक है, ये लोहे की वस्तु है। अब मैं इसे इतने पास लाया, इसने इसको नहीं खींचा, मैं इसे थोड़ा सा और पास लाया, इसने अभी भी नहीं खींचा, मैं थोड़ा सा और पास लाया, अब की बार चुंबक ने क्या करा, इस लोहे की वस्तु को खींच करके अपने ऊपर चिपका दिया। दोबारा से बताता हूं, पहले मैंने लोहे की वस्तु को यहां पर रखा, इस चुंबक ने इसको नहीं खींचा, फिर यहां पर रखा, नहीं खींचा, फिर यहां पर रखा, नहीं खींचा, जैसे ही मैं यहां पर लाया, चुंबक ने इसको फटाक से अपनी ओर खींच दिया। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि चुंबक जो है ऐसे नहीं कि कहीं पर भी आपने कोई भी वस्तु रखी है तो उसको वो अपनी ओर खींच लेगा, ऐसा नहीं होगा। चुंबक के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर तक उसकी शक्ति काम करती है, जहां पर तक क्या करती है, उसकी शक्ति काम करती है, जहां पर वो बल को लगा सकता है। तो हम क्या कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में? चुंबक के चारों ओर का जिसमें चुंबक के चुंबकीय बल का संसूचन हो सके। संसूचन मतलब पता लग सके बेसिकली। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जहां पर पता लग पाएगा, जहां पर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो वो चुंबक की तरफ, लोहे की वस्तु को रखेंगे तो चुंबक की तरफ आकर्षित होगी, या फिर दूसरे चुंबक को लाएंगे तो वो कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर ये चुंबक उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, वो वाला क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और यकीन मानिए यहां से क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछा जा रहा है, और वो कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती हैं, और फिर इनके गुणों को देखेंगे कि कौन से गुण जो है हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आप में से काफी सारे बच्चों ने आज की क्लास में कुछ नया सीखा होगा, और सभी को क्लास में जो है मजा आया होगा। इन चीजों को घर में एक बार रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।